नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के स्वीकार किए जाने के बाद नए उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। भाजपा नेताओं के बीच चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसके लिए पहली पसंद के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन और मालदीव के दौरे के लौटने के बाद नए उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर फैसला हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में नए उपराष्ट्रपति के लिए जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी है। लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक जीवन से अलग रहने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया था और फिर बिहार का राज्यपाल बनाया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद से कानून बनाने के खिलाफ राजीव गांधी मंत्रिमंडल से इस्तीफे के साथ मुस्लिम कट्टरपंथ और तुष्टीकरण के खिलाफ वे अपना रुख पर लगातार कायम रहे। 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून में संशोधन तक में आरिफ मोहम्मद खान ने मोदी सरकार के फैसले का तर्कों के साथ बचाव किया। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी एसआईआर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं है, वह सदन चलाना ही नहीं चाहते हैं। विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। राजद, कांग्रेस और वामदल के विधायक आज भी प्रदर्शन करने लगे। बता दें, राजद, कांग्रेस और वामदल के विधायक आज भी काले लिबास में आए और एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष के विधायक एसआईआर वापस लेने की मांग कर रहे विधायकों ने मेन गेट को जाम कर दिया। इसके बाद सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के सभी विधायक दूसरे गेट से सदन में आए। इसी बीच मार्शल और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। इसमें महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी में छूट देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को लोन देने के फैसले भी शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन की मरम्मत व निर्माण के मिलने वाली अग्रिम राशि को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्याज दरों को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कार्मिकों को भवन निर्माण, खरीदने, मरम्मत और विस्तार के लिए एडवांस का प्रावधान है। पहले ये राशि अधिकतम 7 लाख रुपए थी और फिक्स ब्याज 9.1% था। इसमें वर्ष 2010 से संशोधन नहीं किया गया, तब ब्याज दरें 11 से 12% होती थी। आज होम लोन पर ब्याज 7 से 8% है। इससे 7 लाख रुपए लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। कैबिनेट अनुमोदन के बाद अब अग्रिम राशि 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। मार्केट रेट से ब्याज लिंक करने से 7 से 8% पर रकम मिल सकेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अदालत ने कहा कि अभी क्यूआर कोड के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है। भोजनालयों के लिए क्यूआर कोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड अनिवार्य करने के मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि अभी क्यूआर कोड के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बार विचार किया जा सकता है। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने पीने की दुकानों और भोजनालयों पर क्यूआर कोड स्टिकर प्रदर्शित करने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाकर दुकान मालिकों के नाम और पहचान को प्रदर्शित करने को कहा था। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था।
सावन में शिवरात्रि का खास संयोग है। बुधवार को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का नारा लगाते हुए मंदिर में लगे अर्घा प्रणाली से जलाभिषेक करते दिखे। मंगलवार को रात्रि के 9 बजे से ही क्यूआर कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालु जमा हो गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुबह 4:30 बजे से ही भगवान भोलेनाथ का पट खोल दिए गए। शाम तक करीब 2,30,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया। वहीं बता दें, बुधवार की सुबह में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक श्रद्धालुओं की संख्या करीब 2.5 लाख पार करेगी। आपको बता दें, सावन का महीना शुरू होने के बाद अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु देवघर के बाबा मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर चुके हैं। बुधवार को सुबह से ही पूरा रूट लाइन बोल बम के नारों से गूंजता रहा। सुबह 8 बजे के बाद कड़ी धूप होते ही श्रद्धालुओं को बहुत ही परेशानी हुई, लेकिन कड़ी धूप को देखते हुए ड्यूटी में तैनात पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के बीच पानी का भी वितरण किया गया। बिहार के पटना के राजा बाजार स्थित पारस HMRI अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसिफ रजा उर्फ बादशाह को पुलिस ने 72 घंटे की रिमांड पर लिया है। उससे हत्या के कारणों की सुपारी की रकम और अन्य शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान उजागर होने के बाद उसने हुलिया बदल लिया था। राजा बाजार स्थित पारस HMRI अस्पताल में सजायाफ्ता चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या मामले में मुख्य शूटर तौसिफ रजा उर्फ बादशाह को 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उसे मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे बेउर जेल से लेकर गई। उसे गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। हत्या की वजह क्या है, सुपारी की रकम कितनी दी गई थी, अब तक सामने आए नामों के अलावा इसमें और कितने लोग शामिल हैं, किसने क्या भूमिका निभाई, जेल में शेरू से उसकी दोस्ती कैसे हुई, घटना में हथियारों का इस्तेमाल किसने किया और उन्हें कहां छिपाए गए, ये आदि सवाल उससे पूछताछ की जा रही है। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद अपनी पुनर्प्राप्ति यात्रा का एक वीडियो साझा किया। बता दें, जिसमें पुनर्वास के एक भाग के रूप में चलना और व्यायाम करना सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शुभ चिंतकों का धन्यवाद किया और बताया कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण शरीर को कैसे प्रभावित करता है, द्रव में बदलाव हृदय गति और संतुलन में परिवर्तन और मांसपेशियों की क्षति का कारण बनता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के साथ शरीर की पुनः अनुकूलन क्षमता का उल्लेख किया और कहा, अज्ञात की खोज में आप अपने बारे में और अधिक जान पाते हैं। देश भर में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। झारखंड में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में पहाड़ से ट्रक पर पत्थर गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। मौसम विभाग ने उत्तर से पश्चिम समेत पूरे देश में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 74 लोगों की मौत हुई है और 34 लापता हैं। राज्य में 435 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति के खुरीक गांव समेत 3 स्थानों में बाढ़ आ गई। इससे कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में फैले मलबे के कारण नकदी फसलों को भारी क्षति हुई है। जम्मू के राजौरी में सेना के एक शिविर की 10 फीट ऊंची दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। महाराष्ट्र के कोंकण घाट इलाकों और रायगढ़, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। मुंबई, पालघर, ठाणे और कई अन्य जिलों में भी मूसलाधार बारिश की गई। ऐसे समय में जब कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद आराम करना पसंद करते हैं, पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त DIG 87 वर्षीय इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने सेवा को चुना है। हर सुबह ठीक 6 बजे जब चंडीगढ़ शहर जागता है, सिद्धू सेक्टर 49 की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पद या अधिकार से नहीं, बल्कि एक साधारण साइकिल गाड़ी और नागरिक कर्तव्य की दृढ़ भावना के साथ वह सड़क के किनारे बिखरे कचरे को उठाकर अपना दिन शुरू करते हैं। मुझे साफ सुथरी जगह पसंद है, इसलिए मैं साफ सफाई करने की कोशिश करता हूँ। वह सादगी से कहते हैं, अगर इस बाजार की पार्किंग साफ हो तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी विदेशी में चले जाएं और वहाँ की फर्श देखें तो वे आमतौर पर बहुत साफ होती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। पूरे भारत में स्वच्छता की प्रतियोगिता में
चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। चंडीगढ़ अपनी सफाई और सुंदरता के लिए मशहूर है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी सिद्धू के समर्पण पर ध्यान दिया और अपने एक्स अकाउंट पर उनके बारे में पोस्ट करते हुए उन्हें सड़कों का शांति योद्धा कहा। सपा कार्यकर्ता ने सपा नेता को पीटा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सदर तहसील परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव पर एक अन्य सपा कार्यकर्ता ने जमकर थप्पड़ बरसाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 1 बजे तहसील परिसर में चकबंदी कार्यालय के पास हुई। सूत्रों के मुताबिक हमलावर लल्ला यादव, जो सपा नेता डीएम यादव का भाई बताया जा रहा है, उसने रजनीकांत यादव को लगातार 6 से 7 थप्पड़ जड़े। बताया जाता है कि दोनों के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लल्ला यादव ने गुस्से में आकर रजनीकांत पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना तहसील परिसर में मौजूद लोगों के सामने हुई और किसी ने इसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एकता सरोवर पार्क की है। आरोप है कि एक गैर समुदाय का युवक हिंदू समाज की युवती को फोन कर परेशान कर रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक लगातार युवती को कॉल और मैसेज कर रहा था। परेशान होकर युवती ने अपने परिजनों से इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों और मोहल्ले के कुछ लोगों ने युवक को एकता सरोवर पार्क में बुलाया। वहां पहचान होने पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में युवक जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा है। कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। युवक दया की गुहार लगा रहा है। कुछ लोग तमाशबीन बनकर खड़े हैं। शहर कोतवाल ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। पूरे मामले की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वीडियो में दिख रहे लोग कौन हैं। साथ ही युवक द्वारा युवती को परेशान करने की शिकायत भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में सावन की शिवरात्रि को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए खुद एएसपी विक्रम दहिया ने बीसलपुर के बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर का निरीक्षण किया और दर्शन, पार्किंग और कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद एएसपी ने कांवड़ यात्रियों के मार्ग और बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया। एएसपी विक्रम दहिया का कहना है कि सावन की शिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। पीलीभीत जिले भर से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु गंगा घाटों से जल लेकर गौरी शंकर मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ाने आते हैं। हर साल इनकी संख्या हजारों में होती है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था पर असर पड़ता है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के किसान ने दरोगा पर रिश्वत मांगने व प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताते चले कि किसान ने दरोगा पर 50,000 की रिमांड करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी के मामले में किसान पर मुकदमा दर्ज करने और बाद में मुकदमे से नाम निकालने पर 50,000 रुपए की डिमांड करने का किसान ने दरोगा पर आरोप लगाया। किसान ने बताया कि कुछ समय पहले उसका किसी फर्जी मुकदमे में नाम दर्ज करवा दिया गया था, जिससे परेशान होकर किसान ने सोमवार की शाम जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिछले कुछ सालों में चीनी हथियारों की खराबी की खबरें सुर्खियों में रही हैं। पाकिस्तान में चीनी मिसाइलें टेस्ट में फेल होकर गिरी तो बांग्लादेश में जेट क्रैश हुए। फिर भी चीन दुनिया भर में अपने सस्ते हथियार और विमान बेच रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 से 2024 तक चीन ने 44 देशों को हथियार भेजे। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन से देश चीनी हथियार खरीद रहे हैं।
क्यों खरीद रहे हैं, जबकि इनकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत को इससे चिंता करने की ज़रूरत है? 22 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, जो चीन की मदद से बनी थी। मिसाइल डेरा गाजी खान के परमाणु केंद्र के पास गिरी, जिससे बड़ा धमाका हुआ। मलबा बलूचिस्तान के डेरा बुगटी में बस्तियों के करीब गिरा ये मिसाइल JF-17 थंडर जेट की तरह चीन पाकिस्तान की साझेदारी का नतीजा थी। भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे ही सही नरमी आ रही है। इसी बीच खबर है कि भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करेगा। 5 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घातक झड़पों के बाद बड़े तनाव के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। चीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर इस संबंध में अपडेट शेयर किया है और वीज़ा अप्लाई करने की प्रक्रिया भी समझाई है। भारतीय दूतावास की तरफ से शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया, 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसका फिर प्रिंट आउट लेना होगा। इसके बाद फिर वेब लिंक पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। उन्हें भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में एप्लीकेशन जमा करने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन लेटर और अन्य संबंधित दस्तावेज लाने होंगे। 2020 में गलवान घाटी में विवादित सीमा पर सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। जवाब में भारत ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और देश में लोकप्रिय सैकड़ों चीनी ऐप्स भी बैन कर दिए। कई पैसेंजर रूट्स भी कम कर दिए गए थे। फिर से टूरिस्ट वीज़ा शुरू करने की खबर को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी शेयर किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोझिकोड से दोहा जाने वाली फ्लाइट को टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही तकनीकी खामी की वजह से वापस कोझिकोड एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। यह फ्लाइट सुबह 9:17 पर CCJ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। फिर विमान बोइंग 737 था, जिसे सुरक्षा कारणों से मिड एयर में ही डाइवर्ट कर वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी, हमारी ए फ्लाइट टेक ऑफ के बाद तकनीकी कारणों से कोझिकोड लौट कर आई है। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए तुरंत वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। देरी के दौरान रिफ्रेशमेंट्स भी उपलब्ध कराए गए। फ्लाइट फिर से रवाना हो चुकी है। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हम दोहराते हैं कि हमारी हर प्रक्रिया में सेफ्टी सबसे अहम है। एयर इंडिया के लिए यह हफ्ता कुछ मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन राहत की बात यह रही कि तीनों घटनाओं में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मंगलवार को हांगकांग से दिल्ली आई एयर इंडिया फ्लाइट AI 315 में उस वक्त आग लग गई जब विमान ने लैंड कर लिया था और पैसेंजर्स बाहर निकलने ही वाले थे। ये आग विमान के ऑक्सिलरी पावर यूनिट में लगी, जो कि विमान को पार्किंग के दौरान बिजली सप्लाई करता है। सिस्टम डिज़ाइन के मुताबिक APU ने खुद को ऑटोमेटिक शटडाउन कर लिया और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के वकील दावा है कि पीड़ित परिवारों को गलत शव मिले हैं। लंदन में रह रहे पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का कहना है कि मृतकों के अवशेषों की गलत पहचान कर उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। वकीलों के मुताबिक इसका खुलासा तब हुआ जब लंदन में कोरोनर यानी हादसे में मारे गए लोगों की जांच करने वाले अधिकारी ने मृतकों के अवशेषों का DNA मैच करके पहचान को वेरीफाई करने की कोशिश की। वकीलों का कहना है कि एक परिवार को मृतक के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि कोरोनर ने उन्हें बताया कि ताबूत में उनके परिवार के सदस्य का नहीं बल्कि किसी अनजान व्यक्ति का शव है। एक अन्य पीड़ित परिवार को अपने परिवार के मृतकों के अवशेष एक अन्य यात्री के अवशेषों के साथ मिक्स होकर मिले हैं। दोनों के अवशेष एक ही ताबूत में रखे हुए थे। परिवार को अपने मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले दोनों यात्रियों के अवशेषों को अलग करना पड़ा। वकीलों का कहना है कि गलत अवशेष मिलने से परिवार बेहद ही परेशान है। एक परिवार को यह एहसास हुआ कि उन्हें शव के गलत अवशेष मिले हैं, जिसके बाद उस शव को दफनाने वाला कोई भी नहीं बचा था। वकीलों ने कहा कि हम इस बात की घटनाओं की सीरीज
स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद यात्रियों के शव कैसे बरामद किए गए और उनकी पहचान कैसे हुई, वकीलों ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले की जांच की मांग की गई है। परिवारों का प्रतिनिधित्व लंदन स्थित लॉ फर्म कीस्टोन लॉ की तरफ से किया जा रहा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हादसे के बाद मृतकों की डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं किया गया है, इसी वजह से गलत शव ब्रिटेन पहुंचे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।